गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप ऐसी पुस्तक जो पूरे विश्व का इतिहास का ज्ञान जो देती है, और उस पुस्तक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। चलिए, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो जरूर लाइक करना तो मत भूलिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आपका अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, इसकी 2 वीडियो आप तक जो पहुंच चुकी है। दूसरी वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा उसका छोटा सा टेस्ट मैं लेना चाहता हूं रिक्तस्थान के जरिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पहला रिक्तस्थान ये रहा। यूरोप में पुनर्जागरण का वास्तविक आरंभ डैश से हुआ। कहां से माना जाता है, किस देश से? और वो है इटली। बिल्कुल सही कहा। दूसरा ये रहा। इटली की समृद्धि ने नवीन व्यापारिक डैश वर्ग को जन्म दिया। कैसे? नवीन डैश व्यापारिक वर्ग जो वर्ग था वो कौन सा था? मध्यम वर्ग से जो है वो प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तीसरा ये रहा। इटली प्राचीन डैश सभ्यता का जन्म स्थान रहा है। कौन सी प्राचीन सभ्यता पढ़ा हमने? 3 महाद्वीपों में फैली और होती रोमन सभ्यता। चौथा ये रहा। रोम सारे विश्व पश्चिमी यूरोपीय डैश जगत का डैश कौन सा ऐसा धर्म था जिस जगत का केंद्र था, और वो था ईसाई जगत का। ठीक है। रोम, रोम याद रखना अपने, रोम जो आज इटली की राजधानी है। डैश यही निवास करता है। इनका जो सबसे बड़ा गुरु जिसे कहता था पोप, बिल्कुल पोप यही निवास करता था। पांचवा यह रहा। पोप डैश पंचम ने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना करना बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। और ये कौन थे? पोप निकोलस पंचम। बिल्कुल सही कहा, निकोलस पंचम। और इन्होंने संत कौन सा ऐसा गिरजाघर था जिसका निर्माण भी करवाया था, और वो था पीटर। संत पीटर का गिरजाघर भी बनवाया था। छठा ये रहा। बोलोनिया विश्वविद्यालय डैश का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। किस? बोलोनिया विश्वविद्यालय ये सबसे इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय, और यहाँ से निकले हुए जो शिष्य थे बड़े दूर तक जो है पहुँचे थे। इटली को इन्होंने बहुत आगे लेके चले गए थे। तो ये जो विश्वविद्यालय था ये सर्वाधिक किसके लिए, किस विषय के लिए? विधि शास्त्र। बिल्कुल कहा, लॉ के लिए ये जाना जाता था। सातवां ये रहा। डैश जो कि बोलोनिया विश्वविद्यालय में विधि के प्रोफेसर थे, याद होगा आपको, बहुत प्रसिद्ध था और उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध बना दिया था इस विश्वविद्यालय को, बोलोनिया, अपने कामों के जरिए, अपने ज्ञान के जरिए। और उनका नाम आपको बताना होगा, क्या नाम था? इरेनियस। बिल्कुल याद रखना इसको, इरेनियस। आठवां ये रहा। 13वीं शताब्दी में इस विद्यालय में डैश के प्रवेश की अनुमति दी गई। किन्हें अनुमति प्राप्त नहीं थी? लड़कियों को। तो लड़कियों को अनुमति जो है वो दे दी गई 13वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में बना था, 13वीं में इसको अनुमति, 200 वर्षों के बाद ही लड़कियों को अनुमति मिली पढ़ने के लिए। और 14वीं शताब्दी में जाकर लड़कियां भी प्रोफेसर वहां पर नियुक्त हुई। फिर आता डैश विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के अनुशासन पर विशेष बल दिया था। कौन सा था? एक था अभी पढ़ा हमने बोलोनिया, एक और विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा था, उसका नाम था पादुआ। याद रखना, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पादुआ विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के अनुशासन पर बल जो दिया जाता था। 10वां ये रहा। डैश को मानवतावाद का पिता कहा जाता। ह्यूमनिज्म का फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसे कहा जाता है? याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। सही कहा, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। चलिए आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। कौन से विषय आज रहेंगे? पहला विषय साहित्य के क्षेत्र में विकास। क्योंकि विकास हर क्षेत्र, हम ज्ञान की बात करें, पुनर्जागरण की बात करें तो साहित्य सबसे इंपॉर्टेंट है। साहित्य से ही जो है लोगों ने उन साहित्यों को पढ़ा और उनसे उनका जो ज्ञान वो बढ़ा, और इस प्रकार से एक नया जो है सवेरा हुआ ज्ञान की दिशा में, तो उसे कहा गया पुनर्जागरण। तो भैया हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से साहित्य बने। दूसरा, कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ, नई नई कलाएं, और इसमें केवल 2 कलाओं के बारे में जानेंगे, एक चित्रकला और भवन निर्माण कला के बारे में। क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आए उनसे, ये चीजें जानेंगे। चलिए, सबसे पहला विषय साहित्य के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट साहित्य के क्षेत्र में। ये वैसा ही है, देखिए क्रांतियां घट गई साहित्य को पढ़कर। ये वैसे ही है जैसे कि आज के मोबाइल आपके हाथ में ना, मोबाइल को जब भी पढ़ा जाता है, देखेंगे आप दिल्ली में कहीं भी जो बड़े बड़े जो आंदोलन नहीं कहेंगे, ये तो हर कुछ ही हो रहा है कि मोबाइल में आप खबर देख लेते हैं, झूठी खबर, सच्ची खबर, और उस खबर को ही आप अपना मानकर जो है सड़कों पर निकल आते हैं, प्रॉपर्टी को सत्यानाश करते हैं। तो ये रेवोल्यूशंस हो गया है किस तरह से, मोबाइल से। तो उस समय साहित्य ने भी रेवोल्यूशन लाया, एक नया चेंज लाया जिसको पुनर्जागरण कहा। तो साहित्य इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस काल में बहुत सारे साहित्य लिखे गए और इन्होंने जो भी विकास था उसको 4 चांद लगा दिए, उनके जरिए ही ये हो पाया। और ये भाषाएं जो जिन जिन भाषाओं में लिखा गया, वो यूनानी और लातिनी भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद रखना, यूनानी और लातिनी भाषा। लेकिन इसके अलावा इतालवी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, स्पेनी, जर्मन और डच, इन सभी भाषा में जो है इनकी रचना जो है वो की गई। याद रखना, ये सारी यूरोपीय देशों की भाषा थी, क्योंकि यहीं पर जो है इटली जो है यूरोप का ही एक देश है, तो यहाँ पर ही तो
इटली में इतालवी जो बोली जाती है, ठीक है, यूनान में यूनानी बोली जाती है। तो ये दो भाषा उस समय सबसे प्रमुख थी, बाद में ये भाषा भी सामने आई। ये अलग चीज़ कि आज जो है अंग्रेजी भाषा का रूप जो है सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, इसका दबदबा हो चुका है। तो भाई सबसे पहले जो नाम आता वो है फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जिसको हमने पढ़ा फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म, ठीक है। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ये 1304 से 1374 में इनका डेथ होगी, जन्म हुआ 4 में, 74 में डेथ होगी, हो गया। जन्म फ्लोरेंस में हुआ था, याद रखना। ये फ्लोरेंस शहर मैंने आपको बता दिया था पहले ही वीडियो में कि फ्लोरेंस इटली में कहाँ जिसे पड़ता है और किसके लिए विख्यात है। फ्लोरेंस में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, बोलोनिया विश्वविद्यालय की, तो वहाँ से ही इनका जन्म हुआ। तो सोचिए बोलोनिया विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई हुई। तो बड़ा उच्च विद्यालय होने से क्या होता है कि शिक्षा बड़े उच्च स्तर की ली जाती है, और उससे क्या होते हैं लोग जो है बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, और वो बड़े साहित्य लिखते हैं। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क के साथ भी यही हुआ। तो संपूर्ण यूरोप में जो मानवतावादी ह्यूमनिज्म विचारधारा था उसको प्रोत्साहन कार्य का जो है वो किया फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म। क्लियर हो गया। और इनको इन्हीं कार्यों के लिए जो ह्यूमनिज्म ने फैलाया उसी के लिए उनको जो है 1341 ईस्वी में, याद रखना, रोमन्स उस समय शासन जो है वो चल रहा था, उनको राज्य कवि की उपाधि जो धारण की थी, राज्य कवि बड़ी इंपॉर्टेंट है, राज्य कवि की जो है उपाधि दिया जाना, तो ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क को प्राप्त है, ठीक है। क्लियर हो गया। रेवोल्यूशन लेने में, ह्यूमनिज्म लाने में इनका मुख्य योगदान। ह्यूमनिज्म क्या बोलता है कि भैया इस लोक की अपेक्षा, सॉरी, परलोक की अपेक्षा इस लोक को ज़्यादा प्रमुखता देना, लोगों के जीवन के बारे में सोचना, उनको अच्छा बनाना। इसलिए आज जो है पूरा यूरोप में सबसे ज़्यादा समृद्ध लोग रहते हैं, और बड़े आराम से रहने वाले, बड़े प्यार मोहब्बत से रहने वाले भी, ये कह सकते हैं कि ये अलग चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है, लेकिन कम से कम उन्होंने कंट्री को रहने योग्य तो बनाया है, और इसलिए भारतवर्ष के बहुत सारे बच्चे जो है वो वहाँ भागते हैं। दूसरा था दांते अलिघियरी। ये जो दांते थे इनको भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है माना गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं, इनका जन्म भी कहाँ हुआ, फ्लोरेंस। याद देखिए शिक्षा का केंद्र जहाँ पर था वहाँ सबसे बड़ा जो है विद्वान जो है वो स्थापित हुए। तो दूसरा नाम आता है दांते, कहाँ, फ्लोरेंस के ही रहने वाले थे, लेकिन धनी वर्ग से, समृद्ध परिवार से और अच्छे परिवार से रहने वाले थे। इनको अनेक विषयों का ज्ञान था, ठीक है, लेकिन एक चीज़ थी कि ये बड़े सच्चे जो है वो धार्मिक व्यक्ति थे, सच्चे धार्मिक व्यक्ति विचार। इसका मतलब ये धर्म में उनका अटूट विश्वास था, चर्च में इनका पूर्ण विश्वास था, ठीक है, चर्च में। लेकिन जो चर्च में जो काम करने वाले जिसमें पादरी लोग थे, उनसे ये उनके भ्रष्टाचार से बहुत दुखी थे। उनकी आलोचना उन्होंने अपने साहित्य में की। उनकी जो साहित्य जो पुस्तक थी वो था डिवाइन कॉमेडी, सबसे सर्वाधिक जो उल्लेखनीय पुस्तक डिवाइन कॉमेडी, आपको याद रखना होगा। और इसमें उन्होंने क्या वर्णन किया है, एक नरक तथा स्वर्ग की यात्रा, कैसी एक काल्पनिक यात्रा जो है, काल्पनिक है ना सारी चीज़ें, ये सोची गई हैं सिर्फ घड़ंत जो कहानियाँ, तो वैसे ही उन्होंने भी जो है एक जो है नरक और स्वर्ग की यात्रा का वर्णन किया इसमें डिवाइन कॉमेडी। और इस तरह से लोगों को बताने का कोशिश कर रहा है कि उनके जीवन में क्या घटना जो है किस तरह से उसके प्राचीन और आधुनिक दुनिया के मध्य अगर कही जाए। देखिए जो पुल बनता है ना, पुल तो क्या करता है, दो जगहों को जो है वो मिलाता है, एक गांव और दूसरे गांव को, अदरवाइज वो कटे होते हैं, लेकिन पुल बनने से क्या हो जाता है, उनके विचार आते हैं। तो इस प्रकार से पुराने जो विचार थे और जो नए विचार थे उनके बीच में बांधने का अगर काम किया तो वो दांते थे, याद रखना, दांते। क्लियर हो गया। चलिए, क्योंकि उन्होंने देखिए नकारा नहीं, चर्च को नकारा नहीं, चर्च को अपनाए रखा, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार फैल रहा था उसको निकालने की कोशिश उन्होंने करी। तो पुराने को भी अपनाया और नए को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसलिए उनको जाता पुल माना जाता है आधुनिक और प्राचीन दुनिया का। चलिए तीसरा ये रहा, ये इनका नाम है जियोनी बोकासियो। जो जियोनी बोकासियो था 1313 से लेकर 75, 14वीं शताब्दी के महान साहित्यकार हुए, और ये भी मानवतावादी थी, ह्यूमनिज्म में विश्वास करने वाले थे। इनका पेरिस में जो ना, पेरिस और फ्रांस की राजधानी का नाम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ, ठीक है। और लेकिन ये भी कहाँ चले गए भाई, पेरिस छोड़कर कहाँ जा, फ्लोरेंस, इटली में जाकर बस गए, चले गए वहाँ पर, क्योंकि वो शिक्षा का केंद्र, विद्वान उसी तरफ भागेगा, प्यासा कुआं की तरफ ही भागे, तो ये भाग गए कहाँ, फ्लोरेंस पर, वहीं जीवन व्यतीत किया। ये जो है किसके लिए भागे थे, फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो बहुत योग्य व्यक्ति थे उनके शिष्य जाकर ये बन गए, ठीक है, उस समय ऐसा ही होता था। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क के शिष्य बना और उन्होंने एक महान रचना की थी जिसका नाम था, किताब का नाम था डेकामेरोन, याद रखना डेकामेरोन। किसके द्वारा लिखी गई, जियोनी
बोकासियो के द्वारा जो है इसे लिखा गया था, याद रखना। तो इतालवी भाषा में लिखा गया था और इसमें 100 कहानियों का वर्णन किया गया था, 100 कहानियाँ। और ये कहानियाँ किसके बारे में थी? सामंतों और जो समाज, सामंतवाद के जो समाज में फैला जो भ्रष्टाचार था उसके विरुद्ध उसने ये किताब जो है लिखी थी, उसके बारे में आवाज़ उठाई थी। क्या करते हैं सामंत, उनका जो भ्रष्टाचार जो दुनिया को खराब कर रहा है वो कैसा है, उससे दुनिया से कैसे प्रभावित हो रही है, सारी चीज़ें उसने जो है वो लिखी थी। क्लियर हो गया? सामंतवाद समझते हो ना? सामंतवाद क्या होता है कि पहले राजा होता था, राजा के नीचे सामंत होते थे, सामंतों के पास जमीनों के बड़े बड़े जमीनों के मालिक होते, 400-400 गाँव के अंडर होते थे, फिर वो जमीन जो किसानों को देते थे, इस तरह से वो व्यवस्था चलती थी और उनको चूसते थे, वो उनका खून चूसते थे किसानों का, है ना। ये पढ़ चुके हम, तो ये इसे कहते हैं सामंत व्यवस्था। तो इसके ही संबंधित उसने जो है ये किताब जो लिखी थी जिसका नाम था डेकामेरोना। फिर चौथा आता है, इससे क्या हुआ, लोगों को पता लगा कि क्या गंदे काम करते हैं ये लोग, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लोग जागे फिर इन चीज़ों से कि हम क्या किस स्थिति में पड़े हैं आज भी, तो उस स्थिति से हमें बाहर निकलना होगा। चौथा है निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली जो है वो भी एक रेवोल्यूशनरी थी। देखिए उन्होंने क्या था, वो भी देखिए जन्म की बात करते हैं, कहाँ हुआ, फ्लोरेंस में। तो ये इटली के ही एक महान विद्वान भी थे और देशभक्त भी इनको कहा जाता है। क्यों? यूनानी और लातिनी भाषा में साहित्य, आगे लग जाएगा पता, यूनानी और लातिनी भाषा में अपने साहित्यों की रचना उसने की। इन्होंने चर्च में जो चली हुई जो भ्रष्टाचारी जो भी था, चला हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई। ठीक है, उसकी कटु आलोचना उन्होंने की। एक ये तो करी, लेकिन वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी, कहाँ की, इटली की जो राजा थे, राज जिस हिसाब से कर रहे उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो प्रभाव डाला अपने साहित्य के जरिए। उसने वो क्या चाहते थे, ये हम बात कर रहे हैं निकोलो के बारे में। तो निकोलो चाहते थे कि जो उनका प्राचीन इतिहास रहा, रोमन सभ्यता जो 3 महाद्वीपों में फैली थी, वो जो फिर से पुनः जो आर्ची थी वो फिर से वापस आए। इस तरह का जो महान जो स्थापना जो है एक बार फिर से कर पाए हम जो है, ऐसा वो चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 1513 ईस्वी में जिसका नाम था दी प्रिंस नामक ग्रंथ। याद रखा, दी प्रिंस नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा। और ये जो ग्रंथ था इतने लोकप्रिय हो गया कि इसको विभिन्न भाषा में, क्योंकि अलग अलग भाषा में बोली जाती है, यूरोप में बहुत डिफरेंट भाषा है, लातिनी है, अभी पढ़ा ना, यूनानी है, फ्रेंच है, बहुत सारी भाषा जो बोली जाती हैं। तो सभी भाषा में, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना उसको अपनी भाषा में जो है पढ़ना चाहते हैं। आज अगर आप संस्कृत के लिखे हुए बहुत सारे ग्रंथ जो पढ़ नहीं पाते हैं तो अब पढ़े जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी भाषा में, अब हिंदी में भी उनको परिवर्तित किया जा चुका है, तो अब उनका पता लग जाता है। तो इस तरह से अब इनकी भाषा बहुत फेमस थी, लोग मांग करने लगे, तो इसलिए अपनी भाषा में उनका अनुवादित जो है किया गया। इस ग्रंथ में क्या किया गया है, जो इटली की जो राजनीतिक स्थिति है, राजा कैसे शासन जो चला रहे हैं और उनको शासन कैसे चलाना चाहिए, ये सब निकोलो ने लिखा था। अगर आप भारतवर्ष के साथ तुलना करें ना, तो भारतवर्ष में रहे हैं कौन, चाणक्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र, जिसमें कहा गया था कि कैसा राजा होना चाहिए, कैसी प्रजा होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार जो है अगर हम यूरोप की बात करें तो निकोलो मैकियावेली ने भी एक इस तरह पत्रक पुस्तक, लेकिन इस पुस्तक का नाम था दी प्रिंस। क्लियर होगा? 1513 ईस्वी में। फिर आगे आता है कला के। तो इससे क्या हुआ, आने वाले जो राजा थे उनके उस किताब को पढ़कर उनको कम से कम समझ तो आई, या उन्होंने समझने की कोशिश तो करी कि क्या दुनिया की क्या प्रॉब्लम है, हमें कैसे राज करना चाहिए। तो इससे परिवर्तन आया। हम वही बात कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में विकास। और कला के क्षेत्र में सबसे पहले करेंगे चित्रकला, पेंटिंग के बारे में क्या जो है चेंज आया। पहले नाम आता है जियोटो। 1267 लेके 1337। ये भी इटली के महान चित्रकार थे और इन्होंने सुंदर प्राकृतिक चित्र बनाए, प्रकृति को देखते हुए इन्होंने चित्र जो है बनाए थे। इनके जो चित्र थे बिल्कुल संजीव लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे हुबहू अभी बोल पड़ेंगे, उसे कहा जाता है संजीव। इनका जो सबसे सर्वाधिक जो सुंदर जो चित्र बनाया गया था असीसी जो है क्या था, ये बाल जो है जब जन्म हुआ किसका, ईसा मसीह का, ईसाई जगत के जो सबसे पहले भगवान हम कहेंगे, भगवान ईसा मसीह। तो ये इनका जब जन्म होता है उसी के ऊपर ये पेंटिंग जो बनी है, असीसी की पेंटिंग, ये उनके सबसे सुंदर कृतियों में जो है मानी जाती है। ठीक है, इनके चित्रों में जो है आने वाले जो चित्रकार थे उनसे प्रेरणा पाकर जो है उनसे भी ज़्यादा बेहतर सुंदर जो है वो पेंटिंग करने लगे। तो सबसे पहले अगर खूबसूरत जो पेंटिंग बनाने वाले थे उनका नाम था जियोटो। ठीक है, दूसरे आता है लियोनार्डो द विंसी। इनका नाम आपने सुना होगा, लियोनार्डो द विंची भी कहा जाता है, विंसी भी कहा जाता है, स्पेलिंग देख लेना आपने। तो 1452 से लेकर 1519 इनका जीवन रहा। ये देखिए प्रतिभा के धनी थे, अलग अलग प्रतिभा के, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। क्या क्या थे ये भाई, चित्रकार तो थे ही, क्योंकि इसी से ही वो महान कहलाए जो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई, लेकिन कुशल इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, मूर्तिकार भी था, संगीत का, ये सारी इनकी जो है खूबियां थी। सोचिए एक व्यक्ति में इतनी खूबियां होना अपने आप में
प्रतिभा से बहुमुखी के थे, ये धनी थे। किसकी बात है? लियोनार्डो विंसी, इनकी बात हम कर रहे हैं। मैंने साथ साथ अपनी इनकी पेंटिंग्स भी लगाई, देखते रहेंगे सभी। ये थे जियोटो और ये है आपका लियोनार्डो दा विंसी। इनका जन्म इटली में हुआ और कहाँ? फ्लोरेंस। इनका जन्म भी फ्लोरेंस में ही हुआ। और फ्लोरेंस जहाँ पर क्या था? विद्वानों का एक केंद्र था या शिक्षा का एक केंद्र था। अब बात करते हैं इनके चित्र जो इन्होंने बनाए हैं, जिनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोनालिसा और दी लास्ट स्पर। मोनालिसा का चित्र जो है बहुत आपको जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मोनालिसा जो है एक स्त्री का चित्र उन्होंने बनाया, पहला ऐसा चित्र जिसकी मुस्कुराहट, उसकी मुस्कान के दीवाना हो गया पूरा वर्ल्ड, पूरा फेमस, और आज भी इसको याद किया जाता है। तो भैया दूसरी जो थी दी लास्ट स्पर, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं लेकिन मैं बता दूं, दी लास्ट स्पर, स्पर का मतलब होता है भोज, ठीक है? जो अंतिम भोज किया था, किसने किया था भाई? ईसा मसीह के बारे में आप जान गए। तो ईसा मसीह ने अपने जो 12 जो उनके शिष्य थे उनके साथ उसने अंतिम भोज, क्रूस में जाने से पहले, क्रूस क्या उनको चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया गया था ना, तो उनको जो सजा दी गई थी सूली पर चढ़ाने से, रात में जो उन्होंने जो अंतिम भोजन किया था अपने 12 शिष्यों के साथ, ये उसी की ही एक तस्वीर और उसको कहा गया दी लास्ट पर, ठीक है? अंतिम भोज। क्लियर हो गया? तो भाई ये जो मोनालिसा का चित्र था, याद रखना इन्होंने को 4 वर्ष लगे थे बनाने में। मोनालिसा की जो मुस्कुराहट, मधुर जो मुस्कुराहट के जो चित्र बना था, 4 साल इसको लगा था। पूरा इसका व्यक्तित्व और इसके महान जो है इसी एक पेंटिंग ने जो है लियोनार्डो को बना दिया था। चलिए आगे, अल्बर्ट ड्यूरर। अल्बर्ट ड्यूरर समय 1471-1528। इसकी गणना भी जर्मनी, याद रखना ये जर्मनी के थे, अलग अलग जगह के जर्मन के महान चित्रकारों में से एक थे। प्रकृति से संबंधित और मानव से संबंधित, दो तरह के प्रकृति और मानव से संबंधित चित्रों को इन्होंने जो अंकित किया। 1508 ईस्वी में इन्होंने एक जो हाथ बनाया था, देखिए मानव दो रहे ना कि, तो प्राकृतिक चित्र बनाते थे और मानव से, तो भैया एक आदमी का हाथ बनाया जो प्रार्थना में रत था, मतलब प्रार्थना करते हुए हाथ जो कैसे किए जाते हैं, ऐसे किए जाते हैं ना, तो उस हाथ को इतना संजीव तरीके से देखेंगे, नाड़ियाँ तक नजर आ रही है, तो इतना सुंदर वो पेंटिंग बनाई गई थी। 1508 की बात कर रहे हैं हम, आज की बात नहीं कर रहे हैं। तो 1508 में इसी में इतना सुंदर ये चीज़ बनाया जाना, इसी से ये वर्ल्ड फेमस हो गए थे अल्बर्ट ड्यूरर। याद रखना, प्रार्थना रथ हाथ जो है वो बनाया गया था, ठीक है? तो ये उस समय की संस्कृति की झलक जो है वो पेश करता है, हाथ से ही एकमात्र। फिर आता है माइकल एंजेलो। इनका नाम भी आपने सुना, बहुत वर्ल्ड फेमस जो है माइकल एंजेलो जो रहे हैं। क्यों? अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी इटली के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी। आगे पढ़ेंगे मूर्तियों को जब बात करेंगे तो उनके बारे में माइकल एंजेलो की फिर से बात होगी। ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार थे और कुशल भवन निर्माता भी थे और उच्च कोटि के कवि भी थे। देखिए ये खूबियां सारी इनमें थी, है ना? असाधारण प्रदर्शन की योग्यता रखने वाले व्यक्ति थे और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो है एक चर्च था जिसका नाम है सिस्टिन चैपल। ये रोम में पड़ता है, रोम राजधानी, इटली की राजधानी रोम, वहाँ पे पड़ता है सिस्टिन चैपल। कभी जो सर्च करके देखना। और ये चर्च था, इसकी छत के ऊपर जो चित्र बने हैं 145 चित्र, किसको बनाने और किसने बनाए थे? माइकल एंजेलो। इसी ने, बुओनारोती ने ही बनाए थे 145 चित्र और इन्हीं चित्रों के कारण वो वर्ल्ड फेमस हो गया। आज भी अगर आप जाएं ये वैसे के वैसे संजीव आपको नजर आएंगे, ऐसा लगेगा हूबहू जो है बोलने वाले चित्र हैं। और इनमें भी सबसे एक लास्ट जजमेंट जो चित्र है, ये सामने वाली जो दीवार है लास्ट जजमेंट, सबसे बड़ा जो चित्र है, ये लास्ट जजमेंट बनाने में उसको 8 वर्ष लग गए थे। ये सोचिए जरा, 8 वर्ष इसी और ये अद्भुत कृति है, संसार का उच्च कोटि का चित्र जो है बना है। तो ये इसको फेमस करते हैं माइकल एंजेलो को। आज भी ये अमर हो गए हैं अपनी चित्रकला के द्वारा। आप अमर हो सकते हैं अपने कार्यों के द्वारा। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे कार्य कर दीजिए कि लोग आपको याद रखें। तो माइकल एंजेलो उनमें से एक। अब आता है दूसरी जो भवन निर्माण कला, उसके बारे में जान। चित्रकला होगी, भवन निर्माण कला में सबसे पहला नाम आता है फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, 1377 लेकर 1446 ईस्वी तक को। इन्होंने देखिए क्या काम किया, कैथोलिक जो शैली थी उसको बदलकर इसमें शास्त्रीय शैली के तरफ जो है ध्यान दिया, शास्त्रीय शैली। और इनका जो सबसे ज़्यादा जो अमर जो उन्होंने बनाया भवन, उसका नाम है, याद रखना, फ्लोरेंस में ही, फ्लोरेंस की बात हो रही है, मैक्सिमम फ्लोरेंस की बात करूँ, 1436 इन्होंने बनाया था कैथेड्रल। ये जो है वहाँ का चर्च है कैथेड्रल, उसका जो ये गुंबद है, ड्यूमा इसको कहा जाता है, इसको बनाने में इनका जो है वो हाथ था। तो इसे आज भी याद किए जाते हैं। ये गुंबद जो है बहुत ही भव्य और विशाल था अपने समय का, और आने वाले भवन निर्माता थे इसी से ओतप्रोत होते हुए उन्होंने वर्ल्ड के दूसरी जगह में भी इसी प्रकार के फिर जो है वो गुंबद बनने शुरू हो गए। किसने बनाया था सबसे पहला? वो थे फिलिप्पो। याद रखना, फिलिप्पो ने सबसे पहले जो गुंबद बनाया था और उस गुंबद का नाम था ड्यूमा। कहाँ बनाया था ये?
फ्लोरेंस में और कैथेड्रल में ये बना था। क्लियर हो गया। दूसरा आता है दोनातलो, 1386 से लेकर 1466 ईस्वी। 1416 ईस्वी में मूर्तिकला के क्षेत्र में एक नए शैली का अगर विकास किया तो दोनातलो था। उसने यूनानी और रोमन मूर्तियों का काफ़ी अध्ययन किया, काफ़ी सोच समझ के, और उसके बाद एक नई शैली उन्होंने बनाई, मिक्सचर जो है। उन्होंने जिस शैली फ्लोरेंस में एक जो है बनाया यंग एंजल्स, यंग एंजल नाम की एक मूर्ति जो बनाई, आप देखेंगे यंग एंजल के नाम से है। हो सकता है कभी इसको सर्च करना, हो सकता है मैंने गलत चूज़ किया, लेकिन जो मुझे मिला वो एंजल के नाम से इस तरह की मूर्ति। तो ये जो था इसके अलावा केवल यही नहीं, और भी थी उनके जो है, जैसे कि पादुआ के जनरल्स गाटामेलाटा की मूर्ति है, वेनिस के सेंट मार्क नामक मूर्ति है। तो ये बहुत सारी मूर्तियाँ इन्होंने जो बनाई, और इसलिए इनकी दक्षता को देखकर, इनकी प्रवीणता को देखकर जो है दोनातोलो जो है वो इतिहास में फेमस हो जाते हैं, यूरोप के इतिहास में। तो इनका नाम दोनातोलो। फिर तीसरा आता है माइकल एंजेलो, जिसकी बात अभी हमने चित्रकला में अभी करी थी। ठीक है। अब माइकल एंजेलो 145 चित्र जिन्होंने बनाए थे, याद हो गया ना, तो उसी की बात। माइकल एंजेलो बुओनारोती, ये 1475-1564, जन्म इटली में हुआ। मूर्तिकला और भवन निर्माण कला सारा कुछ ये करते थे, चित्रकला भी करते थे। ठीक है। इन्होंने दो मूर्तियों बनाई, मूर्तियों की बात कर रहे हैं अब हम, एक पाइटा और एक डेविड। पाइटा जो है ये नजर आ रही है, और ये आपके डेविड की मूर्ति है। पाइटा जो है को क्या है, एक मैरी जो है, मैरी किसका नाम था, जो ईसा मसीह की माता थी, उनका नाम था मैरी। तो मैरी ईसा मसीह को जो क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, उनको ख़त्म हो गई, जान चले जाती है। तो उसके बाद जो है बताया गया उनका शरीर, जो मरा हुआ शरीर है, उसको पकड़े हुए बैठी है मैरी। तो ये पिक्चर जो है बनाई गई है किसके द्वारा, माइकल एंजेलो का। पिक्चर नहीं, ये मूर्ति बनाई गई है, और बहुत अद्भुत, एक एक देखेगा कपड़े का, हर एक चीज़ का जो है वो, कोई भी ऐसा चीज़, ऐसा लगता है जैसे मूर्ति अभी खड़ी हो जाएगी, बोलना शुरू कर देगी। तो ये 16 फीट की जो है ऊंचाई इसकी है, 16 फीट बहुत बड़ी होती है। और इसी तरह से ये 13 फुट का जो है डेविड का, ये डेविड का प्रतीक किसका माना गया, एक स्वतंत्रता, आज़ादी का, विचारों की स्वतंत्रता हो, खाने पीने की हो, रहने की, तो इसको एक तरह से जो है वो आज़ादी के तौर पर, फ्रीडम के तौर पर जो है इसको माना गया। तो ये दो तरह की उन्होंने बनाई। इसके अलावा एक और उन्होंने काम किया था कि सेंट पीटर्स गिरजाघर जो स्थापित किया गया, उसका गुंबद का जो डिज़ाइन था वो भी इन्होंने ही किया था, माइकल एंजेलो ने ही किया था। तो कितने अद्भुत व्यक्ति थे। ठीक है, माइकल एंजेलो। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आज के विचार, क्योंकि मैं यहीं तक, जितना हमें याद हो जाए ना उतना कर ही करना चाहिए। चलिए, आज का विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। मेहनत का मार्ग सरल तो नहीं होता, आप सोचे बहुत इजी है, नहीं है, पर हाँ, सफलता मिलने के बाद जिंदगी को सरल बना देता है। याद रखना, मेहनत दो तरह से कही जा सकती है, एक वो मेहनत फिजिकल मेहनत और एक वो मेंटल मेहनत। फिजिकल मेहनत आपको पूरी ज़िंदगी करना पड़ती है, और हर दिन आपसे उससे पैसा अंगेज करेंगे। जैसे आप मिस्त्री का काम कर लिए, कुछ कर लिया, तो जब स्वस्थ होंगे तभी, नहीं तो फिर इसका एंड बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे, जवानी हमेशा नहीं रहती है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम मेंटल मेहनत करें। मेहनत कैसे, दिमागी तौर पर मेहनत, और ये कब तक रहती है, जब तक आप स्कूल में हैं। तभी मैं कहता हूँ, जब तक आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, डट कर मेहनत कीजिए, और इसका एग्जाम्पल सीधा है। और फिर क्या हो जाता है, जिंदगी सरल बन जाती है। एग्जाम्पल है, देखिए आपके सामने, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है, ये जो है, इनका नाम है सीरीस, ये जो सीरीस या शायद नीरिस था इनका नाम, ऐसा ही नाम था, भूल रहा हूँ इनका। तो ये 2021 में जो है ये यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठते हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो सबसे बड़ी जो पोस्ट, जैसे डीसी तक के जो लोग होते हैं वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के तहत ही आते हैं, एसपी, है ना। तो इसके एग्ज़ाम में बैठा, लेकिन इसका इतिहास समझ लीजिए। ये बच्चा जो है टेलर का जो है बच्चा था। टेलर समझते ना, कपड़े सीने वाला। ये अपने बाप की हेल्प भी करता था, अपने दोस्तों के जो नोट्स बने होते थे उनको जो, या किताबें जो उनके पास होती पुरानी, उनको पढ़ता था, और खाली समय में ये जनरेट करता पैसे, अखबारें बेच कर, कुछ और कार्य कर। तो ये बच्चा जो है जान गया था कि मुझे अगर अपनी गरीबी को हटाना है ना, तो मेहनत करनी है। और इसने ज़िंदगी में मेहनत डट के करी। कहते हैं 18 घंटे में पढ़ता था, और इस 18 घंटे की मेहनत के पश्चात इसे जो सफलता हासिल करी वो थी इसी यूपीएससी एग्ज़ाम में अच्छे रैंक में, 317वां रैंक था इसका। और टेलर का बेटा, सोचिए, तो आप ये कहें कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, कुछ भी करने के लिए तैयार, लेकिन मुझे मेहनत करके ज़िंदगी को सरल बनाना है, और बनाना कर दिया नीरिस ने। तो तुम बहाने ना लगाओ, तुम अच्छे से पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारे ऊपर फख्र करे। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।